हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही बहुत ही बेहतरीन चल रही। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो आप किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज की क्लास में हम कराने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, और जितने बच्चे अभी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, जितने बच्चे भी नहीं जुड़े हैं। ठीक है, और हम आसान भाषा में केमिस्ट्री को समझाने का कोशिश करेंगे और आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को जो है हमारे साथ आंसर को टिक आउट करते चलिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है बेरोदार ठोस का उदाहरण जल्दी बताइएगा। और यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। बेरोदार ठोस का मतलब जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना, तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो होता है बाबू कौन होता है। ठीक है, कहिएगा कि सर लकड़ी होता है, प्लास्टिक होता है, हीरा नहीं होता है, रबर होता है। ठीक है, यानी लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, तीन को में से तीनों हो जाएगा। याद रखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। कहिएगा सर ऑप्शन डी दिया है, रबर है। ठीक है ना, रबर जो है यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, यानी बेरोदार ठोस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, हम अच्छे तरीका से आपको समझाने का कोशिश करेंगे बाबू, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। और 2020-2021 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, आप याद रखिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस मतलब बेरोदार ठोस का उदाहरण। ठीक है, आप याद रखिएगा कौन है। आप सभी को पता है कि बेरोदार ठोस का जो उदाहरण होता है, कांच होता है कि नहीं कांच होता है, बिल्कुल कांच होता है। कहिएगा हाँ सर कांच होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। बेरोदार ठोस मतलब अक्रिस्टलीय ठोस, कांच, रबर, प्लास्टिक और एक होता है लकड़ी, ये सब होता है, याद रखिएगा। क्वार्ट्ज ग्लास भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। 2020 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। कहा जा रहा है एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, जल्दी बतला दीजिएगा। एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, आप सभी को पता है एससीपी है ना, सिंपल क्यूबिक जिसे बोलते हैं। याद रखिएगा कितना 6 होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रवादार ठोस मतलब क्या क्रिस्टलीय ठोस की बात किया जा रहा है। ठीक है, रवादार ठोस का मतलब जो होता है बाबू क्रिस्टलीय ठोस होता है। पूछा जा रहा है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो होता है कौन होता है। हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, नमक होता है, याद रखिएगा ना। तो यहाँ पर तो हीरा दिया है तो केवल हीरा ही मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 4 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा। ठीक है, जो बाबू ये ऑप्शन टी करें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। ठीक है, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना, जाकर वहां से क्लिक करके जुड़ जाइएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एक धातु का रवकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक जिसे एससीपी कहते हैं, क्या कहते हैं एससीपी कहते हैं, संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है क्या होता है, उप संयोजन संख्या है। अगर हिंदी की बात करें, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन संख्या लिखा गया है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हिंदी पर लिखा गया है, लेकिन हिंदी में अगर होता है उप संयोजन संख्या, हिंदी में इसका बात करें तो। ठीक है, तो कितना होता है जल्दी बतलाइएगा। क्या कर रहा है, क्या हेक्सागोनल कह रहा है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होता है 12 होता है, यानी 12 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। जब 8 गो फलक कहेगा, कितना 8 गो फलक, तो 6 गो रिक्ति से घिरा रहेगा। कितना, जब 8 गो फलक बाबू कह रहा है तो वहां 6 गो रिक्ति से वो घिरा है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। जहां 8 किया वहां पर 6 आंख मूंद के मार देना है ट्रिक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है बीसीसी का इस सेल में मुक्त खाली जगह कितना होता है। आप सभी को पता है एक होता है एससीपी होता है, क्या होता है बाबू, एक होता है एससीपी होता है। ठीक है, एक होता है बीसीसी होता है। जल्दी बतलाइए ना, यहाँ बीसीसी की बात किया जा रहा है, एससीपी की बात नहीं किया जा रहा है। तो देखिए बीसीसी में खाली जगह जो होता है वो 32% होता है और एससीपी में खाली जगह जो होता है 34% होता है। आप सभी को पता है ना, आप याद रखिए ना। तो यहाँ 32% मारिए, ठीक है ना। और भरा इसमें जो है भरा जगह कितना रहता है, आप कहेगा सर 68%, हाँ बिल्कुल 68% रहता है, आप याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे बाबू, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही करा रहे हैं, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है। उप सहसंयोजन संख्या का अगर इंग्लिश की बात करें तो कोऑर्डिनेशन संख्या होता है बाबू, कोऑर्डिनेशन संख्या होता है, याद रखिएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सोडियम है ना, सोडियम ऑक्साइड
उसमें क्या कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब उप संख्या की बात किया गया तो 4 होता है। कितना होता है बाबू? 4 होता है। आप याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो बाबू ऑप्शन बी टिक करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। जल्दी बताइएगा कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है कितनी? आप कहिएगा गुरुजी मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, यानी बी हो जाएगा। और 2017 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है बाबू, 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप याद रखिएगा इतना सन में पूछा गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी ज्यादा खास है, इसीलिए ना तो पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के निम्नलिखित में से कौन से जोड़े क्रम से चतुष्फलकीय वार्ड और अष्टफलकीय वार्ड होता है? जल्दी बताइएगा। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वार्ड भी होता है। कहिएगा सर एससीपी भी होता है और सिंपल क्यूबिक की होता है, याद रखिएगा। सिंपल क्यूबिक भी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 10 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? और 100% हम 2 क्वेश्चन बतलाएंगे और 2 क्वेश्चन में 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लिख कर रख लीजिएगा, आएगा तो आएगा। आप ध्यान से यहाँ देखिएगा और समझिएगा। कहा रहा है अगर केजी की बात करता है बाबू, देखिए अगर केजी की बात कर रहा है तो मललता आंख मूंद के आपको मार देना है। अगर यहीं पर 1 लीटर की बात करता, अगर हिंदी में दे दे, चाहे इंग्लिश में जो होगा इंग्लिश में एल देगा और हिंदी में लीटर देगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इंग्लिश में दे रहा है हिंदी में, तो कौनों में दे और यहाँ अगर लीटर से व्यक्त करता है तो मोलरता हो जाएगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ केजी मतलब किलोग्राम पूछा गया है तो किलोग्राम यानी मोलरता में होता है। दोनों आप 100% इसको लिख कर रख लीजिए, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा 100%, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के अर्ध परागमय झिल्ली में परागमन की क्रिया निकल पाती है, ठीक है ना। प्रासरण की क्रिया किससे निकल पाती है? सबको पता है, विलायक के अणु के द्वारा निकल पाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो बाबू ऑप्शन बी टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है? जल्दी बताइएगा कि आदर्श विलयन का कौन गुण होता है, ठीक है। तो आदर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट नियम का पालन करता है, ठीक है ना। आदर्श विलयन जो होता है राउल्ट नियम का पालन करता है, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन अनादर्श विलयन जो होता है राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है। दोनों याद रखिएगा, आदर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन करेगा, अनादर्श विलयन जो है राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? कम क्यों हो जाता है? जल्दी बताइएगा। देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने के कारण वहां वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसका पहाड़ पर जल का क्वथनांक जो होता है कम हो जाता है। तो यानी कहो ना कि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम रहता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 14 का ऑप्शन जो बबुआ ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुश्रंख गुण है? जल्दी बताइएगा कि कौन जो है विलयन का अनुश्रंख गुण धर्म है? प्रासरण दाब, ठीक है। कौन प्रासरण दाब है, याद रखिएगा, ठीक है। दाब नहीं दिया लेकिन दाब होता है प्रश्न, ठीक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू के 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है? K2/4 के लिए। और या इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन छप जाए आपकी बार, ठीक है ना। हो सकता है, 100% नहीं कह सकते लेकिन 90% कह सकते हैं, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुश्रंख गुणधर्म नहीं है? जल्दी बताइएगा। हिमांक का अवनमन तो है, यहाँ वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी है, क्वथनांक का उन्नयन भी है, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव रक्त का पीएच मान होता है। जल्दी बतला दीजिएगा बाबू कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7.4। रक्त मतलब समझते हैं क्या होता है? खून, जिसे ब्लड कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो याद रखिएगा, खून कहे, रक्त कहे, ब्लड कहे, बात सेम होता है। इसका पीएच मान पूछे 7.4 कर देना है। अगर उदासीन विलयन का पीएच मान पूछे 7 कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जाए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? वही उदासीन अभी हमने बतलाया,
वही बतला दो ना। कहिएगा हाँ सर 7 होता है क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होते हैं, पता है ना। कहिएगा हाँ सर पता है हमको, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको याद रख लेंगे कि टिंडल प्रभाव जो हो जाता है वो पाया जाता है सॉल में पाया जाता है, ठीक है ना। सॉल में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 का होगा ऑप्शन ए हो जाए, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। सॉल में हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है सॉल में पाया जाता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है प्रासरणी दाब या परासरण दाब। देखिए, परासरणी दाब कहे या प्रसरण दाब कहे, प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तापक्रम बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला से हो जाएगा, 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के विद्युत अपघट्ट के नियम दिए थे। जल्दी बतला दीजिए कि विद्युत अपघट्ट के नियम जो है कौन दिए थे। तो कहिएगा सर फैराडे साहब दिए थे, बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू कि बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। बिलियन की चालकता किसके समानुपाती होती है? आप कहिएगा सर आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। हम कहेंगे हाँ बाबू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चे जुड़े हैं आप लोग अच्छे तरीका से आंसर को टिक आउट करेंगे और जहां हम अच्छे तरीका से समझा रहे हैं आप वहां अच्छे तरीका से समझने का कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है हम लोग बार बार अच्छे तरीका से ही समझाते हैं और अच्छे लेवल से ही बतलाते हैं सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। जल्दी बतलाइएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। कहिएगा सर द्वितीयक सेल है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस प्रकार का सेल है? ईंधन सेल, ईंधन सेल है। द्वितीयक सेल लेड स्टोरेज बैटरी को कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन सी होगा, ईंधन सेल कहा जाता है क्योंकि द्वितीयक सेल को जो है लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ईंधन सेल होगा, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी टिक आउट कीजिए। कहा जा निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है फ्लोरीन होता है, यानी F2 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। अभी हमने बतलाया द्वितीयक सेल को जो है लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। अभी 2 को क्वेश्चन पहले 3 को क्वेश्चन पहले हमने बतलाइबे किया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी टिक आउट करेंगे कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त करती है। कितना मुक्त करती है? कहता है 96,500। इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, 31.75 ग्राम, ठीक है, कॉपर रहता है उसमें, ठीक। चलिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डायरेक्टली इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन जल्दी बतला दीजिए कि 1 फैराड बराबर होता है, सब किसी को पता है 1 फैराड बराबर जो होता है 96,500 कूलम होता है। तो कहाँ दिया है? कहिएगा सर ऑप्शन सी में दिया है, क्योंकि 96,500 कूलम जो होता है लगभग में होता है बाबू, ठीक है ना, याद रखिएगा। 96,500 कूलम केवल नहीं होता है, लगभग में होता है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी सेल अभिक्रिया की सामान्य अवस्था पर सेल विद्युत वाहक को बल कहा जाता है EMF को होता है। क्या होता है? कहिएगा गुरुजी ये हमको पता है, ये जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। जल्दी बतलाइएगा, गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है बाबू वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है, वो किस पर करता है? तो सक्रिय द्रव्यमान पर करता है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा, 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया को एवेग को बढ़ा देगा और घटा भी देगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 32 का सी होगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के स्थिरांक का इकाई क्या होती है। मतलब क्वेश्चन की अगर सीधा सीधी बात करें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात किया जा रहा है, ठीक है। आप समझिएगा प्रथम कोटि के विक्रिया के समीकरण जो होता है एसआई मात्रक जो होता है, मतलब इकाई जो होता है, यहाँ इकाई बोला जाता है, एसआई मात्रक जो होता है फिजिक्स में बोला जाता है, ठीक है, यहाँ इकाई बोला जाता है। इसका जो होता है टाइम इनवर्स क्या होता है? टाइम होता है। मतलब क्या होता है? अगर बात करें हम तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो होता है
टाइम इनवर्स होता है, मतलब सेकंड यहाँ पर दिया तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर द्वितीय की बाबू बात करें तो याद रखिएगा सेकंड इनवर्स मोल, मोल इनवर्स लीटर होता है, ठीक है, अगर द्वितीय के हमने बताया। तृतीय की बात करें तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है ना बाबू, याद रखिएगा सेकंड इनवर्स। आप याद रखिएगा ये जो है प्रथम का है, ये जो है द्वितीय का है, ठीक है ना, ये द्वितीय का है और ये जो है तृतीय का हमने बताया। तो आप इसको अच्छे तरीका से, अच्छे लेवल से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, और घबराएंगे नहीं, अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को टिक आउट कर लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, इसको बतला देंगे, कभी भी नहीं भूलिएगा। कहा जा रहा है किसी भी अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि के का मान इतना है तो अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाए। देखिए यहाँ पर 2 है, के का स्थिरांक देखिए पावर वाले के जोड़ दीजिए, इसके ऊपर 2 है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 जोड़िए ना 3 हो जाएगा, तो 3 आंख मूंद के टिक आउट कर दीजिए, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिए, ठीक, पावर वाले को जोड़ देते हैं, ठीक है ना इसमें। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू। कहा जा रहा है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, आप कहिएगा सर निश्चित होती है। क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर समान होती है, निश्चित होती है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने आपके बीच वो 35 क्वेश्चन बताया जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से इस 35 क्वेश्चन को देख लेंगे और याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या कीजिएगा, इसलिए छोड़िएगा मत कोई क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।